हेलो एवरीवन, दिस अक्षय उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट चैप्टर। तो जैसे ये नाम आता है हीट, इसके बारे में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये केमिस्ट्री में आएगा या फिजिक्स में आएगा। तो देखो, केमिस्ट्री फिजिक्स ना करते हुए डायरेक्टली जंप कर सकते हैं टॉपिक में, बट एक बेसिक से आपको ना जो समरी दे देता हूँ। देखो, जो अब आप हीट के बारे में अगर बात करते हो, अगर फिजिक्स के टर्म्स में, तो याद रखना है कि फिजिक्स में एक स्ट्रीम है पूरा जो हीट के बारे में पढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक। तो जब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं तब हम हीट के बारे में बहुत बेसिक चीज में पढ़ते हैं, बट जब फेस चेंज के बारे में या फिर उसका स्टेट चेंज के बारे में देखते हैं तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, राइट। तो एक्चुअली हम लोग दोनों में पढ़ सकते हैं उसे, ओके। तो इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है फिजिक्स में पढ़ना है, राइट। तो हर एक फेनोमेना जो साइंस में होता है वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट। तो ये हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस ये राइट है, बट देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। चलो देखते हैं वो क्या क्या है। तो देखो, ये हमारे सामने पूरी लिस्ट है। दिस लिस्ट कंसिस्ट ऑफ एनर्जीज, ओके। तो देखते हैं कौन सी एनर्जी। फर्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड इज थर्मल एनर्जी, थर्ड इज न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आयनाइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे एनर्जीज है। इसमें से हमें ये वाले से कंसर्न है, दैट इज थर्मल एनर्जी से। लेट्स क्लिक इट, ओके। सो थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी का डेफिनेशन देख लेते हैं, चलो। Thermal energy, also called as heat energy, is produced when the rise in temperature causes atoms and molecules to move faster and collide with each other. ये तो बहुत बड़ा डेफिनेशन होगा, इसे कैसे समझाओ सर, कुछ तो करो। ओके, तो सिंपल टर्म्स में समझते हैं, ओके, कि टेम्परेचर जब भी कोई चीज का राइज होगा तो वहां पे क्या होगा, उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करने लग जाएंगे, एंड जब वो फास्ट मूव करेंगे तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर। यहां तक समझ में आ रहा है? नहीं सर, नहीं समझे, टेम्परेचर ही नहीं पता। लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेचर फर्स्ट। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक्चुअली मेजरमेंट है हीट का, कि कितना ज्यादा कोई चीज हॉट है या कोल्ड है, ओके। जैसे कि कोई एक एनर्जी लिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बताता है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोशन क्या है उस मॉलिक्यूल का? तो जब भी आपके एनर्जी ज्यादा होगी तो हम बोलते हैं हॉट है। तो एनर्जी अगर ज्यादा है, मतलब हीट एनर्जी अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, राइट। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब के इज इक्वल्स टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू और mv स्क्वायर। मतलब देखो, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब क्या है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है या फिर एटम्स है वो मूव करेंगे, राइट। तो मूव कितना ज्यादा कर रहे हैं, इस पे हम जो है टर्म करेंगे कि कोल्ड है कोई ऑब्जेक्ट या हॉट है कोई ऑब्जेक्ट, राइट और नॉट। ओके, सो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, देन मैं कॉन्सेप्ट पे फिर से आता हूं, ओके। चलो एक इमेज लेते हैं, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये क्या है? ये तो आइसक्रीम है, ए इमेज, ओके। तो ये आइसक्रीम का एग्जांपल है, एंड सेकंड एग्जांपल है आपका बी, दैट इज टी का। तो ये दोनों एग्जांपल देख लेते हैं, ए एंड और बी। तो ए और बी में क्या हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, आइसक्रीम और टी। इस दौरान हमें एक क्वेश्चन मैं लाता हूं, चलो इसके ऊपर, ओके। क्या है? विच वन इज हॉट? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर क्या हो सकता है? बी, राइट। क्लिक करूं मैं बी पे, ओके। ओ नहीं, ये तो बोथ पे क्लिक हो गया। नहीं, मैंने तो बी पे क्लिक किया था, बट आंसर बी इज रॉन्ग, बिकॉज आंसर इज बोथ, मतलब दोनों हॉट है। सर क्या बोल रहे हो आप? हमें तो बचपन से पता है कि आइसक्रीम जो है वो कोल्ड है और जो टी है वो हॉट है। नहीं, याद रखना है कि कोई भी चीज कोल्ड नहीं होती। तो क्या है सर? हॉट होती है। हॉट का मतलब होता है हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है, ओके। तो कोई चीज कम हॉट है तो हम उसे कोल्ड बोल देते हैं। समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है या नहीं? एनर्जी अगर कम है, ओके, एनर्जी अगर कम है मतलब हॉटनेस कम है तो उसे हम कोल्ड बोल देते हैं, और हॉटनेस ज्यादा है अगर किसी चीज का तो उसे हॉट बोलते हैं, राइट। एनर्जी कम या ज्यादा है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, इस क्वेश्चन में एक नया चीज पुट कर देता हूं, ओके। क्या है? देखो वो, विच वन इज मोर हॉट। अब दोनों में से ज्यादा कौन हॉट है? अब इसका आंसर क्या आएगा? सोचो, और इसका आंसर पहले कमेंट में दो, ओके। आप लोग कमेंट पॉज करो वीडियो को और जाके उसका आंसर दे दो, फिर मैं आंसर रिलीज करूंगा क्या है, ओके। पॉज दिस वीडियो, या। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो आंसर इज बी, यस। अब ये राइट है कि मोर हॉट क्या है, तो आपका जो टी है वो ज्यादा हॉट है एज कंपेयर टू योर आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में जो हीट एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू और टी। मैं बोल रहा हूं एज कंपेयर टू, मतलब कंपैरिजन जब होगा, मोर हॉट पूछा या लेस हॉट पूछा तो कंपैरिजन है। जब कंपैरिजन होगा तब हम जाके उसको बोल सकते हैं ए या बी। अगर यहां पे जैसा क्वेश्चन पूछा है कि विच वन इज हॉट, कौन सा हॉट है? दोनों हॉट है, एक कम हॉट है एक ज्यादा हॉट है, सिंपल।
यस और नो? ओके, चलो यहां तक समझ में आ गया है। अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में और डिटेल में। अब टेम्परेचर क्या था, मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी कितना ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब बताओ जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो मैंने क्या बोला था कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है तो उसके फॉर्मूला में मास तो चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब टेम्परेचर जिसका ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसका वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। मतलब जिसका भी टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब जैसे कि ये हॉट ऑब्जेक्ट, ओके, जैसे कि ये, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं इन टी एज कंपेयर टू योर आइसक्रीम। सिंपल। ओके, कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में भी मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होती है, बट उनकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू हॉट ऑब्जेक्ट्स। इतना समझ में आ गया? ओके, अब देखो क्या बोला है कि ये क्या है आपका टेम्परेचर, ये काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअली, बट जो कि एसोसिएट होता है आपके मोशन से। ओके, अब मोशन किसका? मॉलिक्यूल का या फिर एटम का। यहां तक क्लियर है? ओके, चलो अब थर्मल एनर्जी के डेफिनेशन को फिर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइज इन टेम्परेचर। जैसे अब मैं बोलूंगा राइज इन टेम्परेचर, मतलब राइज इन क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या? वेलोसिटी बढ़े है, किसका? एटम या मॉलिक्यूल का। ओके, तो एटम या मॉलिक्यूल कब मूव फास्टर होगा? जब राइज इन टेम्परेचर होगा। अगर फॉल हो रहा है टेम्परेचर तो क्या होगा? स्लोअर हो जाएगा। ओके, सो इस दौरान जब भी कोई चीज फास्टर मूव करेगा, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एंड जब वो कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के टाइम क्या होगा कि वहां पे कुछ एनर्जीज लिबरेट हो जाएंगी या फिर आ जाएगी बाहर, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। ओके, तो इसी को और डिटेल में देखते हैं कि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है। तो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स दैट मेक अप मैटर, मतलब जो मॉलिक्यूल्स और मैटर है जिससे मैटर बन रहा है, वो हमेशा मूव होते रहते हैं, भले वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो। आपको सबको पता होगा सॉलिड में जो मूवमेंट होता है बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ओके, सो जब हम कोई चीज को हीट अप करते हैं, व्हेन अ सब्सटेंस हीट्स अप, तो क्या होता है कि द राइज इन टेम्परेचर मेक्स दिस पार्टिकल मूव फास्टर। अभी मैंने बताया राइज इन टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसी टाइम पे आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, तो उस वजह से वो मूव फास्टर होने लगते हैं। एंड जब दे विल मूव फास्टर, तब क्या होगा? दे विल बम्प इनटू ईच अदर। बम्प इनटू ईच अदर का मतलब क्या है? एक दूसरे को जो है कोलिजन होगा उनके बीच में। सो दिस वर्ड बम्प स्टैंड्स फॉर योर कोलिजन, तो उन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, और जब कोलिजन होगा तो कौन सी एनर्जी बाहर निकलेगी? एंड दैट एनर्जी विल बी आवर हीट एनर्जी। यस स्टूडेंट्स, यस और नो? इजी। ओके, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी थर्मल एनर्जी आपके पास है, तो थर्मल एनर्जी क्या है? जो कि हीटेड अप सब्सटेंस से ही निकलेगी। जितना ज्यादा हॉटर सब्सटेंस, उतना ज्यादा पार्टिकल मूव होंगे, उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी। ओके, सिंपल। ओके, चलो वेरी गुड। अब हीट एनर्जी को समझते हैं। थर्मल एनर्जी का ही हीट एनर्जी, राइट? इससे समझते हैं, इसे डिफाइन कैसे करेंगे। हीट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कंटेंट बाय। अब ये हीट को हम डिफाइन करते हैं कि ये सम ऑफ, ओके, तो सम ऑफ मतलब क्या है कि जितने भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होंगे, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए Ke1 प्लस Ke2, ओके, 2 एंड सो ऑन, मतलब प्लस करके n टाइम्स, ओके, Ke टाइम्स ऑफ n, सॉरी n टाइम्स ऑफ Ke। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके हर मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया जाएगा, और जितने मॉलिक्यूल्स है उससे डिवाइड करेंगे, तो एवरेज हीट पता चल जाएगा उस सिस्टम का। तो इट इज द सम ऑफ द, ओके, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब हीट एनर्जी किसी चीज का देखना है तो हमें पहला देखना पड़ेगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा है। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपका, उतना ज्यादा उसका हीट है। ओके, अब इसका SI यूनिट क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो इट्स SI यूनिट इज, ओके, इट्स SI यूनिट इज जूल्स। ओके, तो इसका SI यूनिट है जूल्स इन स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब SI यूनिट में देखेंगे। और अगर CGS यूनिट्स में देखें तो उसे कैलोरीज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो CGS और MKS बहुत सिंपल सिस्टम है, राइट? चलो देख लेते हैं। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ओके, इसकी डिपेंडेंसी किस चीज पे? दो ही चीज पे। एक तो हीट ज्यादा कब होगा? जब आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या था? हाफ mv², राइट ना? तो ये हाफ mv² होने के लिए आपके पास मास भी ज्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी भी। इसका मतलब क्या होगा
कि कब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी या फिर हीट एनर्जी बढ़ जाएगी, जब आपका मास ज्यादा होगा। तो फर्स्ट डिपेंडेंसी किस पे है? मास पे। सेकंड डिपेंडेंसी किस पे है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो ये दो चीज पे डिपेंड करता है। बट इसका डिपेंडेंसी कैसा है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मतलब दोनों साथ में बढ़ेंगे या फिर एक बढ़े या दूसरा कम होगा। तो इट्स डिपेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी जब बढ़ेगी आपकी, तो आपकी दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ओके, सिंपल सा बात है। मतलब हीट कब बढ़ेगा? जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ेगा। एंड हीट कब कम होगा? जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कम होगा। सेकेंड चीज और एक कंसिडर कर सकते हैं, हीट कब राइज होगा? जब आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो दोनों से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों का जो डिपेंडेंसी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है। मतलब दोनों क्वांटिटी बढ़ेंगे तो ही आपका जो हीट है वो बढ़ेगा। ओके, इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, प्लीज लिखते जाओ इस चीजों को। ओके, अब देखो ये यूनिट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। यूनिट मैंने बताया था कि ऐसा यूनिट में जूल होता है और आपके सीजीएस यूनिट में कैलोरीज होती है। अब देखो एक कैलोरी को कैसे मेजर करते हैं। एक सिंगल से कैलोरी को अगर मेजर करना है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट यूज होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। ओके, समझो अच्छे से। ओके, द कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, एग्जाम्पल दिया है 14 डिग्री से 15 डिग्री अगर बना रहे हैं हम लोग उसको, तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है। तो इसका मतलब क्या है? वो 1 कैलोरी होता है। और इनके बीच में ना एक कन्वर्जन फैक्टर भी है कि 1 कैलोरी जो होता है आपका, वो होता है 4.18 टाइम्स ऑफ जूल्स। ओके, तो जूल्स में 4.18 टाइम्स ऑफ जूल्स करेंगे 1 जूल को, तो वहां पे आपको 1 कैलोरी मिल जाएगा। ओके, यस, वेरी गुड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लैटेंट हीट। अब ये ना लैटेंट हीट को लेकर ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कॉज ना लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में इस चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट हम कोशिश करेंगे थोड़ा भी ना हो। ओके, तो लैटेंट हीट क्या है? लैटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैटेंट हीट वो हीट है जो कि एब्सॉर्ब या फिर रिलीज हो रहा है। एब्सॉर्ब का मतलब एंटर किया और रिलीज का मतलब एग्जिट किया एक ऑब्जेक्ट में से ड्यूरिंग अ फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। अब बोला है यहां पे फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस हो रहा है। फेज चेंज होने का मतलब होता है स्टेट चेंज होना, या फिर वो सॉलिड से लिक्विड होगा, या फिर लिक्विड से सॉलिड होगा, या फिर वो लिक्विड से गैस होगा, या फिर गैस से लिक्विड होगा। तो फेज चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, है ना। तो हम लोग कंसीडर करते हैं, चलो सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, ओके, या फिर वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, मतलब लिक्विड से गैस से लिक्विड हो और लिक्विड से सॉलिड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वाइस वर्सा में भी काम करता है। तो लैटेंट हीट वो एनर्जी है जो आपको देना है किसी चीज को, और इट इज रिलेटेड टू एंथैल्पी। ये एंथैल्पी से रिलेटेड है। अब सर ये एंथैल्पी क्या है? नए नए टर्म से लाते जाओ आप, तो चलो देख लेते हैं ना डिटेल में। एंथैल्पी क्या होता है कि आपके पास अगर कोई एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना है। उसे खुद का तो एनर्जी होगा ही होगा, साथ में वो अगर गेन या एब्जॉर्ब करता है या फिर वो रिलीज करता है एनर्जी, तो वहां पे क्या चेंजेस होता है। तो टोटल एनर्जी क्या है सिस्टम का, वो किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी। देखो ये है आपका एंथैल्पी, H इज इक्वल्स टू E, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। देखो यहां पे लिखा है, ओके, इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू वी। व्हाट इज P इंटू वी? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ओके, इसका प्रोडक्ट। मतलब जैसे ही हीट एनर्जी एंटर करता है तो क्या होता है, नॉर्मली वॉल्यूम इंक्रीज होता है, राइट ना। सॉलिड से वो लिक्विड हो जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या है कि उसके एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ओके, एंथैल्पी कब रिलीज होगी या फिर इंक्रीज होगी? जब आपका हीट एनर्जी एंटर करेगा। सेकेंड चीज अगर देखने जाए हम लोग कि वो डिक्रीज कब होगी, तो डिक्रीज कब होगी? जब एनर्जी एग्जिट आउट हो गई। ओके, तो अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो वहां पे आपकी एंथैल्पी कम होगी, कॉज उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो लिक्विड से देखो आइस बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे एंथैल्पी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है लैटेंट हीट आपके एंथैल्पी से। अब क्यों, उसको भी और डिटेल में देखते हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट, तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक थर्मोमीटर है और एक बीकर है। उस बीकर में कुछ आइस के टुकड़े रखे हुए हैं और उसमें टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर को डाल दिया गया है। नीचे से एक बर्नर ऑन कर दिया गया है, स्टैंड पे रखा गया उसे। ओके, अब क्या होगा इसमें? सर सिंपल सी चीज है, राइट। क्या होगा कि आपका जो आइस है वो मेल्ट होगा, वाटर बन जाएगा, और वाटर फिर बाद में बॉईल होके स्टीम बन जाएगा। बट इसको ना हम लोग ने रिकॉर्ड किया है,
ओके, इसको हर 2 मिनट के बाद हम लोग चेक कर रहे थे कि उसका डिग्री कितना राइज हो रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में जब 2 to 4 डिग्रीज हमने देखा यहाँ पे, तो 2 to 4 मिनट्स तक, ओके 2 to 4 मिनट, देखो टाइम इन मिनट्स है, तो 2 to 4 मिनट्स तक वो आइस जो है वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड प्लस वाटर, मतलब वो आइस था। उसके बाद वो आइस 4 डिग्री के बाद मेल्ट हुआ एंड देन टेम्परेचर राइज होने लग गया, राइट। तो इस डायरेक्शन में राइज हो रहा है। तो कब तक राइज हुआ? जब वो राइज हो रहा था तो उसका स्टेट जो था वो कौन सा था, उसको देख लेते हैं। उसका स्टेट जो था वो लिक्विड स्टेट था, ठीक है। तो उसका स्टेट जो था लिक्विड, पहले देखो क्या था, आइस, या फिर हम बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। और 2 डिग्री के बाद, 4 डिग्री के बाद वो राइज होने लग गया एंड अब वो लिक्विड स्टेट में। अब देखो इस टाइम पे क्या होगा, यहां पे जैसे 100 डिग्री टच हो जाता है, यहां पे क्या होगा कि वो 100 डिग्री पे ही रहेगा, बट वो बॉईल होने लगेगा। जब वाटर बॉईल होने लगते हैं तो वहां पे स्टीम निकलते हुए देखा रहेगा आपने, तो उसे बोलते हैं वेपर। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि अभी तक वो लिक्विड ही स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, बट वो कुछ चीजों को जो है गैसिफाई कर रहा है, मतलब वो गैस में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये देखो सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, देखो 100 डिग्री पे ही बॉईल तो हो रहा है वाटर, और साथ में सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो क्या कर रहा है कि वेपर बना रहा है। सेम चीज यहां पे हुआ था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस वाटर बना रहा था, राइट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। अब देखो बहुत मस्त है, यहां पे देखो टाइम तो सेम लगा है ज्यादा, बट टेम्परेचर जो 0 डिग्री पे था, ओके। तो 4 मिनट्स तक वो जो है वो आइस से लिक्विड बन रहा था, बट उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था। यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब ये अगर समझ में आ गया ना, बहुत जबरदस्त चीज समझ में आ जाएगी आगे। ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, अब क्या है, आइस कन्वर्ट होता है वाटर, आइस क्या है, सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड। मतलब लिक्विड कन्वर्ट होता है व्हाट वी से, सॉरी सॉलिड कन्वर्ट होता है व्हाट वी से, लिक्विड के अंदर। तो यहां पे क्या होगा कि आपका जो पॉइंट होगा, जिस टेम्परेचर पे वो हो रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आइस कन्वर्ट हुआ लिक्विड में या फिर वाटर में, तो उस पॉइंट को हमने बोला मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यहां पे वो मेल्ट होने के लिए कुछ तो किया होगा उसने, यस, वो क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट, हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और उस दौरान अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है एंड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जितना एनर्जी या फिर जितना हीट लगा है, उस हीट को हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है? व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब सॉलिड लिक्विड बनता है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट जितने से वो लिक्विड बना, उसे हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल। अब इसका स्टेटमेंट को ना थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब एब्जॉर्ब क्यों बोला मैंने समझा दिया था, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड और रिलीज का फंडा बहुत इजी है। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं। बाय अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड। यूनिट मास का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट में मास हो, ओके, ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ओके, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में होने के लिए, सॉलिड से लिक्विड होने के लिए एक यूनिट मास को कितना ज्यादा एनर्जी लगा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर उस हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके लिए जो एनर्जी या फिर जो हीट एनर्जी लगेगी, उस हीट एनर्जी को हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रिमाइंड कर रहा हूं फिर से कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, अब मुझे बता सकते हो ये तो सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस होगा तो उसे क्या बोलेंगे? गैस कर सकते हो? ओके, गैस करने वाले हो तो पॉज करो वीडियो और जाके ना प्लीज कमेंट डाउन कर दो जो भी आंसर लिखने वाले हो। ओके, अपने ही कमेंट के नीचे। ओके, या सो लेट अस स्टार्ट। ओके, आपने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसे बोलते हैं वेपराइजेशन। अब इसमें क्या होगा? ओके, वहां पे क्या था, कौन सा पॉइंट था? वहां पे मेल्टिंग पॉइंट था। अब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे सेम स्टेटमेंट, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, मतलब अगर लिक्विड हमारा वाटर है तो वो वेपर बनेगा,
तो वेपर में तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अगर सब्सटेंस के लिए ले रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। अब हीट एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ये तो स्टेट के बारे में बात किया। हीट एनर्जी क्या होगा? द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सो दैट वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में। ओके तो देखो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके सिंपल है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन क्या होगा? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उतना ही हीट को बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आपका लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, ओके कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब वहां पे 1 ग्राम ऑफ सॉलिड के लिए था, तो यहाँ पे क्या होगा? ओके बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, ओके 1 यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड। ओके तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर याद रखना है, कहीं पे भी गलती मत करना। ओके टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। ये बहुत ही सिंपल हो गया, राइट? वेपराइजेशन सॉलिड से लिक्विड अगर होता है, ओके सॉलिड से लिक्विड अगर होता है आपका, तो क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड जब होगा तो आपका क्या होगा कि कन्वर्जन जब हो रहा है सॉलिड से लिक्विड का, तो उसे हम बोलेंगे, उस एनर्जी एब्जॉर्ब को बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड जब वो लिक्विड से गैसेस होगा तो हम उसे बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके इज दैट सिंपल? बहुत सिंपल हो गया। अब अगर समझते हैं हम लोग कि सॉलिड लिक्विड और गैस का तो समझ में आ रहा है, राइट? एक बाय एक। अगर ऐसा हो गया कभी तो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ओके सो इसे भी कुछ बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। सो जब हम लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन के बारे में बात करेंगे, तो सब्लिमेशन में क्या होता है? नॉर्मली सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, मतलब गैस में डायरेक्टली कन्वर्जन होता है अगर, तो उसे हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सिंपल, राइट? सब्लिमेशन जैसे लिक्विड तक हो रहा था तो उससे फ्यूजन बोल रहे थे, लिक्विड से गैस हो रहा था तो वेपराइजेशन बोल रहे थे, तो यहाँ पे सब्लिमेशन होगा। ये एरो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? या वापस आएगा तो हमें उससे कुछ और बोलना पड़ेगा, बताएंगे बाद में। यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? चलो एक ग्राफ देख लेते हैं। अब इस ग्राफ को देखो, अब ना ये आइस है आपका, ओके देखो यहाँ पे ना ये एनर्जी दे रहे हैं अभी हम लोग, वहां पे टाइम से हम लोग लिया था, अभी यहाँ पे एनर्जी ले रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर है हमारे पास। ओके अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि ना धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करवा रहे हैं, ओके और उसी दौरान आपकी एनर्जी भी बढ़ रही है। ओके देखो यहाँ पे कुछ हो गया है, यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया है। ओके सो इट इज कॉल्ड द हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बराबर मैंने बोला था कांस्टेंट टेम्परेचर पे एनर्जी तो राइज हो रही है, उसके बाद एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो फिर से लिक्विड स्टेट में रह जाएगा, एंड एक टाइम आएगा, याद है 100 डिग्री फॉर वाटर। इसके बाद क्या हो रहा था कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वेपर बन रहा था, तो दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट? कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हीट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कांस्टेंट टेम्परेचर है सॉलिड से लिक्विड के लिए, तो उसे बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट? उसके बाद वो गैस बन के निकल जाएगा, राइट? फिर उसके बाद बढ़ेंगे तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये हो गया आपका मेल्टिंग से इवापोरेशन की तरफ। अब मैंने बोला था देखो ये रिवर्स जब आएगा तो ये नहीं लिखेंगे हम, इसमें कुछ और लिखेंगे जब रिवर्स आएगा। तो रिवर्स के लिए देख लेते हैं, जब कोई गैस ठंडी होती है, मतलब उसमें से एनर्जी अभी हम लोग रिमूव कर रहे हैं, जब हम उसमें से एनर्जी रिमूव करेंगे तो देखो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो गैसेस से लिक्विड बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। आप लोग मॉर्निंग में देख सकते हो कंडेंसेशन होते हुए, या फिर चाय अगर ले लो, या फिर कोई चाय को ही ले लेते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा दो तो क्या होता है उसके स्टीम जो है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो वहां पे वो कंडेंस हो रहा है, राइट? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर लिक्विड से उल्टा आ रहे हैं, सॉरी गैसियस से या फिर वेपर से लिक्विड अगर बनती है गैसियस से, तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड अगर कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग, है ना? वाटर फ्रीज हो जाता है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फ्रीजर, जिसके अंदर फ्रीज होती है हर एक चीज, वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहना जरूरी है। यस और नो? इसलिए फ्रिज में एक टेम्परेचर हम लोग सेट करके रख देते हैं और उसी टेम्परेचर पे सब चीजें होती है। यस और नो? आप समझ में आ रहा है लैटेंट हीट क्या है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त। तो ये समझ में आ गया। अब देखो यही वो चीजें हैं 100 डिग्री पे वाटर में से जो वेपर निकलता है, एग्जाम्पल दिया है, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है? और आइस कहाँ पे मेल्ट होता है? 0 डिग्री पे, ओके। बट क्या होता है सेम टेम्परेचर रखेंगे तो लिक्विड वाटर जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर क्या होगा? ओके फ्यूजन क्या होगा वाटर के लिए?
0 डिग्री। ओके, और इवोपरेशन क्या होगा या फिर वेपराइजेशन क्या होगा लैटेंट हीट का, 100 डिग्री। 100 डिग्री अगर कांस्टेंट रख दिया जाए तो वो वाटर जो है वेपर बनाते ही रहेगा। और सेम चीज अगर करें वाटर के, वो 0 डिग्री में कांस्टेंट रख दे तो वो हमेशा आइस बनाता ही रहेगा। तो फ्यूजन समझ में आ गया है, फ्यूजन से लिक्विड बनाता ही रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल। ओके, तो आई होप जो आज का सेशन हुआ है बहुत ही लंबा सेशन है, यस आई नो, बट इतना आपको क्लियर होगा तो आपको ना लैटेंट हीट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे जो है डिस्कशन करेंगे रेजुलेशन प्रॉपर्टीज के साथ। चलो तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।